इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। टॉपिक का नाम है सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। वेलकम टू द ब्रेन वॉरियर। तो कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में मैंने सुपर पोजिशन थ्योरम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया हूं। सारी चीज इन डेप्थ पढ़ाया हूं कि सुपर पोजिशन थ्योरम कैसे काम करता है, कैसे हमने इसकी थ्योरी लिख रखी है, हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन किया हूं मैंने आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया हूं, कैसे हम सुपर पोजिशन थ्योरम के थ्रू कुलम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे कुलम्स लॉ अप्लाई किया जाता है इन सुपर पोजिशन थ्योरम। ये सारी चीज हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस किया है जिसे हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। इससे भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो ये वीडियो आप पूरा पूरा देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस लेक्चर से बेनिफिट मिले। ऐसा आप करते नहीं है लेकिन उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। चलो लेट्स बिगिन द इंट्रो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा पीरियड नॉलेज होना चाहिए यूनिट वेक्टर का और एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। ये वाली चीज हमारे यहां से काम में आ रही होगी। अगर आपको यहां पे थोड़ा डाउट है तो हम वो इन डेप्थ में यहां पे डिस्कस भी करने वाले हैं। चलो, हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछे, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को तो हमको यहाँ बताना ही है, लेकिन हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर बताना है। हो सकता है कि आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मैकेनिकल फोर्स के ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया हो सकता है। तो ये हम पढ़ रखे हैं पहले से। अब ये क्लास 12th में हमको जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चार्जेस के ऊपर लगाना है। अगर आप इस डायग्राम के थ्रू समझे ना तो हमारा एक ये चार्ज है, उसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। वो फोर्सेस को ऐड करना, जोड़ना अलग अलग फोर्सेस को, यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है बहुत सिंपल भाषा में। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर्स के साथ डील करता है, वेक्टर एडिशन करता है। तो ये वाली बात हमको यहाँ थोड़ी समझनी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इसने हमको डेफिनेशन लिखने के लिए बोला कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखो, तो हम उसके लिए लिख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब बहुत सारे चार्जेस एक जगह पे हो, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन गिवन चार्ज बाय ऑल अदर चार्जेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो, इसका मतलब समझो, हमारा Q1 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके कारण ये Q2, Q3 और ये Q4 फोर्सेस लगा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो Q2 वाला है वो इधर वाले डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं। अच्छा, धक्का दे रहा है का मतलब ये है कि सेम पोलैरिटी का हमने मान रखे हैं। अगर ये अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो जस्ट इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, और डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके आगे एक माइनस साइन लगा देंगे कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R² लिखते थे हम कुलम्स लॉ के थ्रू। तो वैसे ही यहाँ पे कुलम्स लॉ के थ्रू हम इन दोनों का, अगर इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के बीच में कुलम्स लॉ लगा देंगे। और अगर ये सेम पोलैरिटी के है तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट पोलैरिटी के है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो हम एक माइनस साइन लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे Q3 चार्ज है जो कि इस वाले डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो हमको ये जो F14, F13, F12 है इसको ऐड करना है। ये ऐड करना ही हमारे लिए सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। चलो, अब इसके लिए बढ़िया सी डेफिनेशन से हम लोग देखते हैं कि कैसे ऐड कर रहे होंगे, कैसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, चार चार्ज हमने माने, हैविंग पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर का मतलब थोड़ा सा समझो कि यहां पे लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ R21। R21 का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला जो चार्ज है वो मेरे वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये मेरा एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, अगर ये ओरिजिन से इसको यहाँ पे हम ऐसा कनेक्ट करते हैं तो ये वेक्टर हमारे लिए एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है। चलो, इतनी बात हमारे समझ में आई। तो ये R12 क्या है, R31 क्या है और R41 क्या है, हमारे समझ में आ गया। अच्छा, ये भी आप इससे भी ये समझ सकते हो कि यहाँ पे R21 लिखा है तो ये दूसरे के कारण पहले के ऊपर जो डायरेक्शन है वो हमको बता रहा है। अच्छा, इसके ऊपर कैप भी लगा है। ये कैप का मतलब क्या है, ये जो कैप दिख रहा है इसमें वेक्टर साइन नहीं लगा है। यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। आपको निकालना तो आता ही होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक वेक्टर है, मैंने आपके पास ए बी सी डी वाला मतलब एक वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी आई जे कैप प्लस सी के कैप, उसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो मैं लिख सकता हूं उसका मैग्नीट्यूड R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, वो जो आई वेक्टर के आगे का जो ए है, ए स्क्वायर, थोड़ा सा राइटिंग के साथ आप मैनेज कर लेना, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हमारे हैंड रिटन नोट्स तो तैयार ही है, ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है कि एक वेक्टर है हमारे पास, तो ये यूनिट वेक्टर का अलग से मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास तरीका है, तो हम ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। पहले ऊपर वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैं बोलूं कि ये एक आर वेक्टर आपको दे रखा था, हो सकता कहीं से भी दे दिया क्वेश्चन में। अब हमको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख रहे होंगे कि इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे। ये मैंने लगा दिया कैप, ये कैप जैसे दिख रहा है। हाँ, इक्वल्स टू मैं करूंगा जो वेक्टर मेरे पास था आर वेक्टर, बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय जो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला ना, वो मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड को ये दो लाइंस के अंदर बंद कर देते हैं। क्लास 12th में आप ये पढ़ने भी वाले हो, डिटर्मिनेंट जब फाइंड करोगे ना, तो ये दो लाइन के अंदर बंद करोगे आप चीजें, तो समझ में आएंगी आपकी और अच्छी चीजें। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, ये तो हम पहले भी जान चुके थे और ये बता दिया आपको। ये तो ऐसे निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर। ये जो मैं बताया आपको अभी जस्ट यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिए, और ये वाला जो बताया मैंने यहाँ पे, ये हमने सीखे मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, यूनिट वेक्टर ऐसे निकलता है। मैग्नीट्यूड के थ्रू ही हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, और क्लियर यहाँ पे भी हो चुके हैं अब, है ना। दो फॉर्मूले याद रखना है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ तो आपको दो ही फॉर्मूले याद रखना है। एक है हमारा ये वाला जो कि यूनिट वेक्टर निकाल रहे होंगे, और मैग्नीट्यूड वाला कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं बताता हूं धीरे से आपको। लेट अस फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर फोर्सेस, कि ये जो Q1 चार्ज है ना, इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हम निकाले अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू F12 का मतलब 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 2 के कारण, प्लस F13 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 3 के कारण। यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी तो यहाँ 1 2 1 2 है, आगे चल के ABCD भी आ जाएगा, तो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ये समझो कि 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है 3 के कारण, 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है फोर्स के कारण। ऐसे यहाँ पे जितने भी चार्जेस होंगे, जैसे n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो n नंबर ऑफ फोर्स हम ऐड करेंगे। ये जो ऐड करके जो आंसर आएगा, हम ये बता देंगे कि इनका जो टोटल सम आया वो किसी एक डायरेक्शन में मेरे वाले चार्ज को धक्का दे रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। सिंपल सी बात, सिंपल है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बाय द यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ। देखो कूलम्स लॉ, ये यही इसकी खासियत है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एब्सेंस, कुछ नहीं है जब तक हम कूलम्स लॉ नहीं पढ़े। तो कूलम्स लॉ जब हम पढ़ रहे हैं तो सुपरपोजिशन पे हम प्रिंसिपल इंसर्ट कर दिए। अब वो एक तगड़ा वाला क्वेश्चन, तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ से। वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हर एग्जाम में, मैं बताऊं, हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते हैं। आप अभी अपने बोर्ड एग्जाम दोगे, उसमें भी आपको एग्जाम मिलेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। तो ये वाला जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, कूलम्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन थ्योरम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ डिस्कस किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हर ऑफलाइन क्लास में मैं ये डिस्कस करता हूँ, हर ऑफलाइन क्लास में सेम यही वाला क्वेश्चन रहता है, सेम यही आंसर आता है। कैसे आता है बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले इसको देखो। अप्लाइंग कूलम्स लॉ टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज जो लिखा है ना, इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको। टेस्ट चार्ज का मतलब है एक छोटू सा चार्ज जो कि पॉजिटिव है, जिससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जनरेट नहीं होती है, वो कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। मैं अलग हूं, मैं टेस्ट चार्ज करूंगा, टेस्ट करके निकल जाऊंगा, ऐसा वाला चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज अराउंड इट। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इंपॉर्टेंस। हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज गिवन ग्रुप ऑफ द पॉइंट चार्ज अराउंड इट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ मेरी बात समझो। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हो तो आपका ये टॉपिक एकदम पूरा क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इससे आसान लेवल के भी हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, और इससे काफी टफ लेवल के भी क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन आपसे ये बन गया तो आप सारे प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं आपको बड़े अच्छे समझाता हूँ, आप समझो। देखो क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच क्यू, मतलब उसका चार्ज दे दिया क्यू, आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर साइड ए। बस इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन शुरू हो जाना चाहिए। जैसे स्क्वायर बोला तो मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर बना दिया फट से।
हाँ, इसके बाद क्या बोला था, इक्वल चार्जेस है, क्यू चार्जेस है, चारों कोने पे रखे, चारों कोने पे मैंने चार्जेस रख दिया, इसमें भी कोई दोहराई की बात नहीं है। इसके बाद क्या बोला था, इनकी साइड ए है, स्क्वायर है, साइड है यानी सारी साइड इक्वल है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। बहुत सिंपल, देखो एक चार्जेस है, एक चार्ज इसके ऊपर मान लेते हैं कि इसके ऊपर कितना ये तीनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सोचते हैं हम लोग कि ये जो चार्ज है, ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये जो चार्ज है हमारा, ये इसको इधर वाले डायरेक्शन में धक्का दे रहा होगा। देखो, अगर धक्का दे रहा होगा का मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि उनकी पोलैरिटी सेम है। अगर वो सेम पोलैरिटी के ना हो के अपोजिट पोलैरिटी के होते तो वो उसको अट्रैक्ट करता, तो वही हम एक नेगेटिव साइन लगा के हमारी बात मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये वाला फोर्स इसको इधर फोर्स लगा रहा हूँ इधर ही, और अगर इनकी बात करें तो ये इधर लगा रहा हूँ, लाइन ज्वाइनिंग के अलाउ नहीं है ना, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो है इनके अलाउंग ही हमारा फोर्स लग रहा होगा। बस अब आपको ये तीन फोर्सेस को ऐड करना है, और ऐड करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करना है, और उसके भी पहले आपको करना पड़ेगा, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका सीखना पड़ेगा, वो हम बताते हैं अभी आपको, समझो, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझा गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे चार्ज चार से, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये वाला दूसरे जो 2 नंबर का चार्ज है इसने इधर फोर्स लगाया, जो 4 नंबर का फोर्स है वो इसने इधर चार्ज लगाया, जो यहाँ 3 नंबर का चार्ज है उसने इधर वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया। बस सिंपल सी बात है, ये तीन फोर्स ऐड करके मेरे को दे दो, मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि आपको मैं F1 प्लस इक्वल्स टू हो गया, प्लस F2 प्लस F2, F1 तो है ही नहीं, F4, ठीक है, F4 प्लस F2 प्लस F3 कर दूं, तो यही वाली चीज़ आपको सॉल्व करना है। देखा जाए तो इसका आंसर निकाल के लेके आना है आपको, आपकी इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यही चीज़ हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आ रहा होगा। हाँ देखो, अब ये चीज़ सॉल्व करने के पहले हम ये देखते हैं कि ये जो F4 है, F4 जो है इसकी वैल्यू क्या होंगी। अगर ये दोनों चार्जेस है बाय कूलम्स लॉ, बाय हेल्पिंग ऑफ द कूलम्स लॉ, तो मैं लिख सकता हूँ ये F4 इज इक्वल्स टू, ऊपर हो गया, ठीक है, हाँ, F4 इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 क्यों नहीं लिखे, दोनों के चार्ज सेम थे, Q1 और Q2 सेम है, तो यहाँ पे मैंने क्यू स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्यू स्क्वायर बन गया, साइड बीच में की ए थी तो ए स्क्वायर। अब मैं इसको मान लेता हूँ कि ये एफ है, क्योंकि ये इक्वेशन, ये जो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, ये जाना पहचाना था, तो इतना बड़ा नहीं लिखने के लिए मैं छोटू सा लिख लेता हूँ अभी ये एफ। बहुत ध्यान से बात समझते चलो। चलो अब ये इस वाले की बात करते हैं F2 की। F2 भी सेम वही है, स्ट्रेट लाइन में है, और ये के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इसको नाम दे दिया मैंने F, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। अभी हमने हमारे पास F2 आ चुका है, F2 निकालें, F4 निकालें, ये F3 पे अगर निकाल लें तो मजा आ जाए। अब F3 निकालना कैसे, देखो हमको कूलम्स लॉ लगाना है इन दोनों चार्ज के बीच में, तो इनके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमने पीजीटी के थ्रू निकाल लिया कि ये एक साइड ए है, ये साइड ए है, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, इसको मैं अंडर रूट नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, कोई नहीं। हम लोग बोलते हैं कि अगर इस वाले ट्राइंगल में मैं पीजीटी लगाऊं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो हाइपोटेनस साइड है ये निकालना है हमको, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हम यहाँ से हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर बन गया a जो बाहर आ गया, और अंडर रूट में 2 बच गया, a रूट 2 हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ गई, हमने पीजीटी के थ्रू ये वाली डिस्टेंस निकाल ली है। ये डिस्टेंस एक बार आपके पास आ गई ना, अब क्या करना है हमको, बस यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाना है। तो कूलम्स लॉ तो यही था के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आर की जगह पे वैल्यू है a√2, बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमने आर की जगह a√2 पुट किए, आर की जगह a√2 पुट किए, इसको सॉल्व किए, तो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। बस ये 2 को अलग कर दो तो ये हमारा f बन गया, मतलब ये f/2। अब इस वाले से विजुअलाइज करो कि ये जो F4 है इधर, और ये जो F2 है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम पहले इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसान है, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर रहते हैं उनको ऐड करना आसान है। आपको इसको तो रट जाना चाहिए कि कैसे ऐड करते हैं, कि वो cos 90 0 हो जाता है, फिर ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे। देखो अब मेरे को है ना ये F2 और F4 को ऐड करना है, यानी ये जो दो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ ऐसे। ये मेरा ऊपर क्या है, F4, एक जॉयस्टिक, और ये मेरा F2,
ठीक, अब इन दोनों को ऐड करना कैसे करते हैं, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद एक तीसरा वेक्टर हमको मिलेगा, वो इनका रिजल्टेंट होगा। देखो इसके लिए तो पर्टिकुलर मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, आपको देखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बस आपको बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे काम करेगा यहाँ पे। कि ये जो वेक्टर है इसको नाम दे देते हैं आर वेक्टर, वेक्टर ही मिलेगा हमको, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी, ठीक है। अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं लिख रहा हूँ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, थोड़ा पास पास लिखो, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में देखो क्या लिख रहा है कि ये जो एफ फोर्स है, एफ फोर फोर्स, इसका स्क्वायर, स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, प्लस एफ टू का स्क्वायर, एफ टू है वो, और ये उसका स्क्वायर बना दिए, प्लस अब देखो ये वाली इसके आगे हम लिखते हैं टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो, तो ये टू इंटू एफ फोर इंटू एफ टू इंटू कॉस थीटा, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा एफ फोर प्लस, प्लस नहीं, एफ फोर इंटू एफ टू कॉस थीटा, ये सी ओ और ये एस और ये थीटा, हो गया हमारा काम। अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा होगा नीचे वाले इसमें, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ अंडरस्टैंड। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा राइटिंग बहुत मिसमैच हो रही है, कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो आर जो मैग्नीट्यूड हम निकाले जब हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला वेक्टर हमको मिल रहा है, ये वेक्टर कौन सा मिल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो मैग्नीट्यूड है हमारा अंडर रूट ऑफ एफ फोर का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ फोर इंटू एफ टू कॉस थीटा। अब ये देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए, तो काफ़ी आसान हो जाएगा कि कब दो वेक्टर, जब दो वेक्टर 90 डिग्री के होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और उनको हमको ऐड करके एक आंसर निकालना पड़ता है, तो हम कैसे निकालते हैं। देखो कॉस थीटा है ना, तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 डिग्री, जीरो मतलब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये वाली चीज पूरी की पूरी 0 हो गई, तो इससे आपको कोई मतलब ही नहीं। अब बचा हमारे पास ये सिर्फ ऊपर वाला, अब ये ऊपर वाले का आंसर निकालना है आपको। अच्छा ये 2 तो नीचे ही इधर, हाँ तो हमारे पास बचा एफ फोर स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। देखा जाए तो एफ फोर और एफ टू का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जैसे हमने ऊपर किए थे, तो यहाँ पे वही पीजीटी वाला ही सोल्यूशन बन गया। देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पीजीटी से सॉल्व हुआ है। कोई नहीं, मैंने आपका बेसिक क्लियर करवा दिया हूँ। चलो एफ फोर स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये टू एफ स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से एफ बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो अब हमारे पास आंसर आया है एफ रूट 2, 2 अंदर है और बाकी बाहर है। बहुत थोड़ा सा कचरा हो गया, कचरा हटाओ, ठीक है। हाँ फॉर्मूला बता दिया हूँ मैंने आपको, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या हुआ हमारे पास, जब मैंने वो दोनों वेक्टर को ऐड किया जो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर थे, यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तो मेरे को ये वाला एक आंसर मिला। अब वो जो मेरे को जो आंसर मिला वो इसी डायरेक्शन में मिला है। अब इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में तो हमको देखना ही नहीं है, सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर दो। मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, कोई जरूरत नहीं हमको यहाँ पे पीजीटी लगाने की या फिर वेक्टर एडिशन की। आप अगर करते भी हो ना सेम आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो मैंने अभी बताया कि आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, चाहे उससे करो हाँ उसी से करो तो हो जाएगा, मतलब आपका सेम ही आंसर आएगा। चलो अब आपको इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ कॉमन लेते हैं, अंदर बच गया रूट 2 प्लस हाफ, और एफ की वैल्यू तो मैंने यहाँ बता दिया था कि एफ की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बस वही वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप मार दी है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम लोग, 2 ही तो ऑप्शन रखे थे मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी है, थोड़ा सा कलर को चेंज करते बोर हो रहे इससे, ठीक। तो हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे आया, बहुत मतलब अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, कूलम्स लॉ कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आपको वेक्टर एडिशन करना है, कैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से भी आता है कि एक क्वेश्चन हमसे पूछेगा वो कि कूलम्स लॉ को आप डिफाइन करो कि वो न्यूटन का तीसरा लॉ फॉलो करता है। क्या होता है न्यूटन का तीसरा लॉ? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन, ये न्यूटन का तीसरा लॉ, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। वही वाला लॉ हमको प्रूव करना है कि कूलम्स का लॉ भी फॉलो करता है। तो कूलम्स क्या बोलता था कि ये आपके 2 चार्ज है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे कि ये जो 2 चार्ज है Q1 और Q2,
एग्जाम्पल यहाँ ड्राइंग में हो, ठीक है। ये Q1 और Q2 है, ये जो Q1 वाला फोर्स है ना, इसको इधर धकेल रहा है, और ये Q2 वाला है, ये Q2 चार्ज जो है वो उसको इधर धकेल रहा है। अब हमको बस यही प्रूव करना है, जो धकेलने वाला जो फोर्स है वो बराबर है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि ये दिख ही रहा है अपने को कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बस एक नेगेटिव साइन प्रूव करना है अपने को यहाँ पे, बाकी बात बन जाएंगी हमारी। देखो, तो हमको क्वेश्चन में वो रखा था, राइट कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म शोज दैट कूलम्स लॉ एग्री विथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस इतना ही क्वेश्चन था। देखो क्या बोल रहे हैं, अब हमने ये एक डायग्राम बनाया, डायग्राम समझो कि ये Q1 चार्ज है, कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस मान लिया कि R है। देखो अगर आप यहाँ बेसिक से पढ़ रहे हो ना, तो मैं बेसिक से बताता हूँ कि हम मान लेते हैं कि बीच में का डिस्टेंस R ही है। कोई कोई कंडीशन ऐसी आएंगी जब मैं आगे आगे चल के बताऊंगा कुछ क्वेश्चन में, जब हम इसका डिस्टेंस 2R ले लेंगे, कैसे लेंगे क्यों लेंगे बताएंगे, लेकिन मान लिए कि बीच में का डिस्टेंस R है। अच्छा हमको बोल सकता है कि वो D है तो फिर D मानेंगे, लेकिन यहाँ पे R डिस्टेंस मान लिए। अब ये जो एक वेक्टर है वो इधर वाला 1 वाला 2 के ऊपर ये पोजीशन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर लगा रहा है, और इधर वाला देखे जाए तो ये। अब मैं आपको ये बोलूँ क्या, ये जो मैंने क्या लिखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ R12 और ये पोजीशन ऑफ R21 है, ये बराबर ही है। अरे इनका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर लिखे इनका मतलब क्या है, ये तो डिस्टेंस ही बता रहे हैं ना इनडायरेक्टली, कि इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो ये है। तो R12 इज इक्वल टू R21। आगे चल के मैं ये लिखूंगा, देखो मैंने ये तो लिख ही दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, बस नेगेटिव साइन प्रूफ करने का है, थोड़े करते हैं। तो ये दोनों इक्वल है वेयर R12 इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टू द Q1 एंड Q2, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं फोर्स कैलकुलेट करने पे। अब हमको लिखना है कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखते हैं देखो, कंसीडर हमने किए थे दो चार्ज है Q1 और Q2 सेम पोलैरिटी के, आगे ना बात समझ में, सेम पोलैरिटी के कंसीडर किए इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये अपोजिट पोलैरिटी के होते कि एक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता, वो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाते थे, तो यहाँ पे हमने सेम पोलैरिटी के लिए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r डिस्टेंस की दूरी पे रखे। अब देखो कूलम्स लॉ लिखते कैसे हम यहाँ पे, कूलम्स लॉ का वो फॉर्मूला तो सेम ही है, k Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। बस यहाँ पे हमको एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। यूनिट वेक्टर का काम ही ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दे दे कि किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अरे छोटा मोटा सवाल है, ठीक है। तो F12 वेक्टर आपको पता चल गया कि R12 वाले डायरेक्शन में है, ठीक। और ये कैप का मतलब ही होता है यूनिट वेक्टर। अगर यहाँ वेक्टर होता, वेक्टर वाला साइन लगता, तो हम कहते हैं ये वेक्टर है, और वो उस वेक्टर से हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता। पर अभी कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, समझो, ठीक है। अब यहाँ से वेयर जो सेकंड वाली बात करें, जो 21 है इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टू Q2 से Q1। तो ये Q2 से जो Q1 वेक्टर है वो ये वाला हमारे पास यूनिट वेक्टर है। और जो कूलम्स लॉ जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये कुछ हमको ऐसा दिखेगा, F21 इज इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और ये एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई। अच्छा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, वो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन जो भी है वो डायरेक्शन मिल गया हमको। देखो अब डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं तो वो माइनस साइन भी मैंने बार बार बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, तो माइनस साइन कैसे है वो भी आपके दिमाग में तो समझ गया, लिखना कैसे वो समझो। वेयर R1 इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 सिंस। अब ये वाली इक्वेशन हम लिख सकते हैं, हमने उसको समझा दी है कि ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि वो सेम पोलैरिटी के थे अपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल इसलिए क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। चलो शोज द इक्वेशन रिटर्न, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन तीसरी बन गई। ये वाला कलर इस पर सूट नहीं कर रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस वाले कलर को, थोड़ा लाइट वाला कलर लेते हैं, ठीक है, ब्लू कलर लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन गई। ये तीसरी इक्वेशन क्या बोल रही है हमारी, जो हमने ऊपर लिखे थे सेम उसका उल्टा कर दिया। मतलब जब हम इन दोनों को मैच करके लिखेंगे ना, कि इसको उसके साथ लिख दो और इसको उसके साथ लिख दो, पर एक माइनस का साइन जोड़ दो, तो बस वैसा ही लिख के बता दिए कि हाँ आप इसको ऐसा इक्वल करके लिख सकते हो। और फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 3 वी कैन से डैट हमारा ये दोनों जो चार्ज है वो दोनों, ये दोनों फोर्स इक्वल है। तो जो हमको क्वेश्चन में बोल रखा था कि न्यूटन का तीसरा लॉ यहाँ से डिफाइन कर दो, तो न्यूटन का तीसरा लॉ यही तो बोलता है जो हमने यहाँ लिख दिया, इट इज क्लियरली डेट ओबेस न्यूटन का थर्ड लॉ। बस अब देखो ये लास्ट एकदम छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा थक गया कोई नहीं, लेकिन मैं भी थक गया हूँ। हाँ एकदम लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, कंसेप्ट हमको बताना है, कंसेप्ट रिलेटेड टू 3 चार्ज इन इक्विलिब्रियम, कि 3 चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होता है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पे, मैंने इंसर्ट भी किया हो, ये वाला नीट 2013 में क्वेश्चन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इंसर्ट करना पड़ा यहाँ पे।
ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं एकदम मजा आ जाएगा मुझे। लेकिन चलो अब मैं बताता हूँ कि ये मैं थोड़ा बेसिक से लेके आता हूँ। क्या बोलते हैं, अगर सीधी मेथड बताऊँ मैं आपको रिमेंबर करने की, तो वो ये है पीला पीला कलर। ठीक है, तो ये Q1 है और ये भी Q है। अगर ये सेम चार्जेस है और इनके बीच में कोई भी चार्ज रख दो तो वो स्टेबल होगा। अच्छा, कैसे स्टेबल होगा? अरे स्टेबल होगा ना, देखो ये भी पॉजिटिव क्यू, ये भी पॉजिटिव क्यू। अब इनके बीच में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दो एकदम बीच में, मिड ऑफ द बीच में एक लाइन है। जैसे हमारे पास ये पेन है, ये पेंसिल अच्छी रहेंगी यहाँ पे बताने के लिए। ये पेंसिल है, इसके बीच में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसका। अब इन दोनों को अगर हमने यहाँ एक चार्ज रखा है, यहाँ चार्ज रखा है, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं क्योंकि ये सेम पोलैरिटी और सेम इसके है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल चार्ज है दोनों। अब इनके बीच में कितना भी बड़ा चार्ज रख दो तो ये बैलेंस आउट कर रहे हैं, मतलब बीच में रखे हैं ना, इसलिए इधर रखते तो इनका चार्ज बढ़ जाता तो इधर बढ़ जाती, इधर रखते तो इधर। तो सिंपल सी वही बात होगी। तो बीच में रखे कोई भी चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव रखते तो क्या होता? अरे नीचे देख लो ना, नीचे जैसे हमने नेगेटिव रखे ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया। इक्विलिब्रियम का मतलब तो पता ही है ना, कि जैसे हम ये ग्राफ बनाया करते थे, ये 11th क्लास वाली बात है कि यहाँ पे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला है, फिर यहाँ पे एक स्टेबल मिला है, यहाँ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, बाद में ये जो पॉइंट है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये वाला जो केस मैंने बताया यहाँ पे, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे है? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज अच्छे खासे बैठे थे दोनों साइड के ऊपर, बीच में एक नेगेटिव चार्ज आया। ये पॉजिटिव नेगेटिव ने बोला कि तू मेरे तरफ आ जा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ने बोला तू मेरे तरफ आ जा। बस वो चार्ज आगे पीछे चल रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, रुका हुआ नहीं है। ठीक है, अगर अब ये तीसरा वाले केस की हम बात करें कि हम नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव डालें, तो ये पहले वाले केस की जैसी बात होगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चौथे वाले के ऊपर आओ। चौथा वाला केस क्या बोलता है कि हमने नेगेटिव लिए और इनके बीच में एक पॉजिटिव डालें, सेम सेकेंड वाले केस के जैसा है ना, ये सेकेंड वाले केस के जैसा। तो ठीक है, ये भी वही हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है। यहां से बात समझो, ऑल थ्री चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ये कैसे होगा? अगर हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज है राइट हैंड से, हाँ, और इसके बीच में अगर एकदम बीच में मैं -Q/4 चार्ज रखूँ ना, तो ये स्टेबल चार्ज बन जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तीनों चार्ज स्टेबल में है। स्टेबल मतलब का मतलब है कि कोई किसी को इधर उधर धक्का, मतलब अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है। तो ये जो तीनों है ना, ये इस वाले पॉइंट के ऊपर स्टेबल है। और इसी का वाइस वर्सा केस अगर मैं ले लूँ तो ये भी स्टेबल है, देखा जाए तो ये -Q और ये -Q, और इनके बीच में हमने प्लस रखे, अपोजिट पोलैरिटी के रखना है। देखो अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ओरल क्वेश्चन देता हूँ कि ये वाली पेंसिल है हमारे पास, इधर मैंने 2Q का चार्ज रखा है, इधर 2Q का चार्ज रखा, बीच में कितना चार्ज रखूँ नेगेटिव चार्ज कि वो इसको बैलेंस आउट कर ले, कि वो इक्विलिब्रियम में रह जाए। तो Q2 और इधर भी 2Q है, इधर भी 2Q है। आप बताओ, तो आप क्या करेंगे, 2Q डिवाइड बाय 4 कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे रख दोगे, यानी 2Q डिवाइड बाय 4 Q/2। तो Q/2 का जब आप यहाँ पे रखोगे चार्ज, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। वैसे ही ये, अब ये तो याद रखने की बात हो गई, प्रूफ करते हैं ये ऐसा ही क्यों आया। बस मेरे को इतनी ही जगह चाहिए, हाँ मैं इतने में आपको बता दूंगा कि देखो ये तो इसी एग्जांपल से, हाँ ये वही वाला प्रॉब्लम है ना, हाँ ठीक है, यही वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो प्रॉब्लम क्या बोलता है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्जेस Q। हमने डायग्राम में बनाए, एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम है, इक्वल है। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज टू बी। अब मैं बीच में, ये देखो बोला ना इसने थ्री चार्ज, ऐसा कहाँ रख दूं कि, अच्छा इसने तो ये भी नहीं बोला था कि बीच में रखो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक ऐसी जगह बीच में आएंगी जिसमें हम वो जो चार्ज रखेंगे स्टेबल होगा। तो ये जो बीच में हम अगर चार्ज रख दें तो वहां पे वो चार्ज कितना होगा, ये हमको बताना। जस्ट अ मिनट, नाउ वी गुड टू गो। चार्जिंग खत्म हो रही थी, ठीक है, हाँ विल बी इक्विलिब्रियम। तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर कितना चार्ज रख दूं तो मजा आ जाएगा कि वो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ये हमको पता करना है। अब ये पता करने के लिए थोड़ा थोड़ा अपने को कूलम्स लॉ वाला बेसिक लेके आते हैं हम लोग, है ना, प्रूफ करते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज रखा जाएगा। मैं बोलता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, इसको मानने के लिए मैंने कितना मान लिया कि ये 2R है। अब मैंने 2R क्यों माना, मेरी मर्जी थी, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर ले रहा हूँ तो। ठीक है, इनके बीच में का डिस्टेंस मैंने 2R ले लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो चार्ज रखा वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है, बड़ा दिख रहा है पर स्मॉल ही है।
चलो, इनके बीच में मैंने एक चार्ज रखा, अब ये चार्ज मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अब पीछे का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, डीएसए जैसा है। तो ये वाला जो चार्ज है आपका और ये वाला, इन दोनों का जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो जाए तो ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में बन जाएगा, सिंपल। अगर ये अट्रैक्शन, क्योंकि ये वाला कौन सा वाला ये वाला ये जो बड़ा गोला है, इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये वाला जो चार्ज है इनके बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बस अब यहीं पे मैंने बात करनी है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को मेरे को इक्वल कर देने का फोर्सेस को। तो ये वाला फोर्स इक्वल टू वाला फोर्स करते हैं, तो ये वाला फोर्स पहले मैं लिख देता हूँ, ये वाला फोर्स कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैंने लिखा के Q1 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 मेरे को पता नहीं है, Q2 और ये Q मेरा वाला डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना था, 2r था, तो ये बीच में रखा तो ये वाला डिस्टेंस होगा r, तो ये बन गया r और ये बन गया स्क्वायर। एक छोटी सी गलती है ज़रूर, पर मैं अभी नहीं बता के आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये वाले फोर्स को हमको क्या करना है, इक्वल करना है इन दोनों के फोर्स को। तो इन दोनों के फोर्स तो सिंपल ही है के Q इंटू क्यू, 2 बार लिख रहा हूं मैं यहाँ पे Q, डिवाइड बाय ये जो है ये है 2r और इसका होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे भी एक स्क्वायर लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी एक स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो अब हमारे ये आर स्क्वायर ने ये आर स्क्वायर को मारा और यहाँ पे 2 स्क्वायर बच गया है। 2 स्क्वायर का मतलब है 4। तो अब ये जो ऊपर Q था वो Q बचा हुआ है और नीचे आ गया इसके डिवाइड बाय 4। यानी ये हमारा प्रूफ हो गया कि आप जितना चार्ज रख देंगे बीच में मिड ऑफ द लाइन के, तो ये यहाँ पे ये बैलेंस आउट कर जाएगा। तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में इस टाइम के ऊपर, ऑल 3 चार्ज इन इक्विलिब्रियम। आई क्या बात समझ में? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घूम गए थे, लेकिन ठीक है, आगे हम लोग लाइन पे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, फिर नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा है, रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था परमिटिविटी, और वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा उसकी वैल्यू बताया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद आई क्या? ठीक है, आगे याद। तो वो वाली वैल्यू अपने को, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एयर के अंदर, ठीक है। ये ER की वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर कोई मीडियम में रखा है, यानी कोई पानी वाले मीडियम में, कोई ऑयल वाले मीडियम में, या फिर कोई और मीडियम में अदर देन द एयर, तो हम कैसे निकालें उसकी परमिटिविटी क्या है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं या फिर मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। अब देखो जब आप ये परमिटिविटी वाला सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब उन दोनों को इक्वेट करोगे तो वो सारी कांस्टेंट चीज हट जाएगी, या फोर्स वाली अगर इक्वेट करे तो ये उल्टा हो जाएगा इसका। एफ नॉट का मतलब है कि फोर्स इन द एयर, और एफ एम का मतलब है कि फोर्स इन द मीडियम। तो यहाँ से आप रिलेटिव परमिटिविटी टू द फोर्स भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे क्वेश्चन बनते हुए देखे आपके लिए। मैंने अभी हाँ क्वेश्चन लाया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर दे सकता था। हम जब प्रैक्टिस शीट बना रहे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर मुझे क्वेश्चन देने में बहुत मज़ा आएगा। चलो अब देखो एफ एम को, बस इसको इधर उधर करके हम एफ एम भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ये भी आपके समझ में आ गई। चलो, तो इस वीडियो में हमने सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पढ़े। क्या पढ़े, थोड़ा सा एक बार रिवीजन वाला लेके जाओ। क्या बोले थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे प्रूफ किए, ये वाले डायग्राम के थ्रू। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में बनाना तो ऐसा बनाओ, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है, MCQs देना है, तो फिर ये कुछ फॉर्मूले याद रखो। वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ऐड करने के लिए बोलेगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, ये वाला बहुत मज़ा आता है मुझे, पता नहीं सॉल्व करवाते कराते। ठीक है, यहाँ पे मेरा थोड़ा पेन बराबर चल नहीं रहा था, यहाँ पे चलाने में दिक्कत जा रही है। ठीक है, हम लोग जॉयस्टिक ले लेंगे। ठीक 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 ठीक। हाँ, उसके बाद हमने ये पढ़े कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन का तीसरा लॉ कैसे फॉलो करता है, तो हमने उसको प्रूफ करा दिए। और उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट पढ़े 3 इक्विलिब्रियम चार्ज का। ये बहुत लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन मुझे ये पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आता है कि ये कैसे इक्विलिब्रियम चार्ज होता है। मैंने यहाँ पे बहुत सही तरीके से बताया हो कि हमने कैसे माना उसको कि इक्वल चार्ज है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए, ये मत रटो कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप है। कॉन्सेप्ट देखो कि हमने कैसे निकाले, कि बीच पॉइंट पे रखते हैं, फिर इधर से इतना डिस्टेंस, उधर से इतना डिस्टेंस, ये निकालते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है वैसे, -4 -q/4।
चलो उसके बाद हमने परमिटिविटी देखे, हमारी बात खत्म हो गई। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, सुपर पोजिशन बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। आपको अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। मेहनत बहुत हो गई है, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा।